गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में संरक्षी बल और असंरक्षी बल पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th का टॉपिक है ये, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो संरक्षी बल किसे कहते हैं कि यदि किसी कण पर कार्य करने वाला बल इस प्रकार का है कि चक्रीय प्रक्रम में कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यानी अगर किसी कण पे ऐसा बल कार्य कर रहा है जिस बल के कारण कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसे बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। तो संरक्षी बल में क्या होगा? संरक्षी बल में जब संरक्षी बल किसी कण पर कार्य करेगा तो चक्रीय प्रक्रम में कण की गतिज ऊर्जा चक्रीय प्रक्रम में अपरिवर्तित रहेगी। कण की गतिज ऊर्जा चक्रीय प्रक्रम में अपरिवर्तित रहेगी। ये होगा इसमें, यानी कि जो कण की गतिज ऊर्जा है वो बदलेगी नहीं, वो हर बिंदु पे एक जैसी रहेगी। जैसे कि यहां पर से हम कोई ये बॉल है, मानो कोई कण है, इस कण को हम धरातल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यहां तक फेंक रहे हैं। तो यहां पर था, यहां से हमने ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर की ओर फेंकते समय इसको भी वेग दिया तभी ऊपर की ओर जाएगा। ये कण जैसे से ऊपर की ओर जाएगा इसका वेग लगातार घटेगा। एक बिंदु पे आके यहां पर क्या हो गया, क्षण भर के लिए स्थिर होगा, उसके बाद ये फिर कण यहां से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो जब किसी कण को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस समय इसको ऊपर की ओर गुरुत्वबल के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंकने के लिए इसको कुछ वेग दिया जाता है। इस वेग के कारण कण के पास ऊपर की ओर जाते समय कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो जब किसी कण को गुरुत्वबल के विरुद्ध ऊपर की ओर कुछ गतिज ऊर्जा दी जाती है तो यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। अगर माना इसका वेग v है, इसका द्रव्यमान m है, तो इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो जाएगी। तो यदि किसी कण को इतनी गतिज ऊर्जा देकर ऊपर की ओर फेंका जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कण कुछ ऊंचाई तक जाता है, वहां पर एक कण क्षण भर के लिए स्थिर होता है और उसके बाद पुनः नीचे की ओर आता है। तो नीचे की ओर आकर पुनः ये कहां पर आ जाएगा? ये पुनः धरातल पर आ जाएगा। तो ये जिस गतिज ऊर्जा से ऊपर की ओर जाता है उसी गतिज ऊर्जा से क्या होता है, धरातल पर भी वापस आता है। यानी अगर ऊपर जाते समय इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² थी तो नीचे आते समय इसी बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv² होगी। तो अर्थात इस चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम मतलब यहां जिस बिंदु से ऊपर गया अंत में उसी बिंदु पर वापस आ गया, ये प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। यानी अगर कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है या कार्य कर रहा है कि वो विभिन्न बिंदुओं से होता हुआ अंत में उसी बिंदु पर आता है जिस बिंदु से वो चलना शुरू हुआ था, तो ये प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या हो गया, प्रारंभ में जो कण की गतिज ऊर्जा थी वही कण की गतिज ऊर्जा हमको अंत में उसी बिंदु पर प्राप्त हुई। तो यहां पर गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित है, अतः हम ये कह सकते हैं कि कण पर यहां पर जो बल कार्य कर रहा होगा वो बल कौन सा बल होगा? संरक्षी बल होगा। तो यहां पर कण पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? हम कण को गुरुत्वबल के विरुद्ध ऊपर की ओर भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कण नीचे आया, ऊपर गया, एक जगह पे जाकर रुक गया क्षण भर के लिए, फिर नीचे की ओर आते, नीचे की ओर आते समय इसको गुरुत्वबल ने नीचे की ओर आकर्षित किया। तो हम ये कह सकते हैं इस कण की ऊपर या नीचे की गति में इस पे गुरुत्वबल कार्य कर रहा है। तो यहां पर गुरुत्वबल जो लग रहा है वो संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वबल वो क्या है? यहाँ पे संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल का उदाहरण हो गया गुरुत्वबल। ऐसे ही एक उदाहरण और है इसका, प्रत्यास्थ बल। कि प्रत्यास्थ बल भी क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। जैसे कि
हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इसमें संरक्षी बल का उदाहरण है, एक तो गुरुत्व बल, प्रत्यास्थ बल, तो या यहां पर हम प्रत्यानयन बल भी कह सकते हैं इसको, कि जैसे यहां पे स्प्रिंग का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से हमने ये स्प्रिंग यहां पर इस दृढ़ सिरे पर ये स्प्रिंग बांध रखी है। स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर एक पिंड बंधा है m द्रव्यमान का, ठीक है। अब इस पिंड पर हम अंदर की ओर एक बल लगाते हैं, इधर की ओर, और स्प्रिंग को अंदर की ओर दबाते हैं, तो ये स्प्रिंग जो है माना 1 2 3 4 5 6 7 फेरे बना दे रहा हूं मैं। ये स्प्रिंग, जब इस पिंड को अंदर की ओर दबाया तो ये पिंड यहां से यहां तक आ गया, तो यानी ये पिंड इतना विस्थापित हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक आ गया, ये पिंड यहां से लेके यहां तक ये विस्थापित किया गया, ठीक है। तो होगा क्या, जब इस स्प्रिंग से बंधे पिंड को स्प्रिंग के दृढ़ सिरे की ओर यानी इस सिरे की ओर दबाया जाएगा अंदर की ओर, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग दबेगी, ठीक है, एक सीमा तक दबेगी, उसके बाद एक सीमा के बाद इसका दबना बंद हो जाएगा। उस स्थिति में इस यहां पर इस पिंड पर बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा होगा, वो होगा यहां पर स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल, या इसको हम प्रत्यास्थ बल कह सकते हैं। तो ये प्रत्यानयन बल क्या करता है, प्रत्यानयन बल इस स्प्रिंग के दबने का विरोध करता है। जब इसको दबाया जाता है या स्प्रिंग को जब खींचा जाएगा तब भी वो प्रत्यानयन बल स्प्रिंग के खींचने का विरोध करेगा, अर्थात वो स्प्रिंग अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, एक बल के द्वारा विरोध करता है, उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो जब हम इस पिंड को अंदर की ओर दबाएंगे तो यहां पर स्प्रिंग यहां तक दबी, ठीक है, उसके बाद नहीं दबी, तो उस समय इस पिंड पर बाहर की ओर अधिकतम प्रत्यानयन बल लग रहा होगा। ये स्प्रिंग यहां पर अधिकतम संपीड़ित हो चुकी है, तो इसलिए इसमें बाहर की ओर क्या होगा, अधिकतम प्रत्यानयन बल लग रहा होगा। तो अगर हम इसमें यहां पर दबाना छोड़ दें, अब अगर हम हाथ हटा दें यहां से, तो ये स्प्रिंग जो है पुनः ये क्या होगा, ये पिंड पुनः बाहर की ओर गति करेगा। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि इस पहली स्थिति में जिस वेग से पिंड को अंदर की ओर दबाया गया था, या जिस गतिज ऊर्जा से पिंड को अंदर की ओर दबाया गया था, उसी गतिज ऊर्जा से पिंड यहां पर वापस भी आता है। वही गतिज ऊर्जा पिंड की यहां पर भी रहती है। अगर यहां पर पिंड की गतिज ऊर्जा 12 mv² थी पहली स्थिति में, तब इसको हमने v वेग देके, माने जब पिंड यहां पर था हमने इसको v वेग दिया तो अंदर की ओर दबाया, तो वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा 12 mv² आई। पिंड यहां से यहां तक संपीड़ित, ये स्प्रिंग यहां से यहां तक संपीड़ित की गई, यहां पर स्प्रिंग अधिकतम संपीड़ित हो गई। उसके बाद स्प्रिंग हाथ हटाने पर स्प्रिंग क्या होगा, बाहर की ओर जाएगी प्रत्यानयन बल के कारण। तो स्प्रिंग जब बाहर की ओर गई तो पुनः स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक स्थिति में जब आती है, तो यहां पर भी इसकी गति ऊर्जा वही होती है जो पहली स्थिति में थी, वही 12 mv²। तो अर्थात स्प्रिंग को दबाने, संपीड़ित करने के दौरान संपीड़ित कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो इस दौरान किसी बिंदु विशेष पर इस जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका अर्थ है कि स्प्रिंग को संपीड़ित करने के दौरान या उसको खींचने के दौरान वहां पर जो प्रत्यानयन बल लग रहा है, प्रत्यास्थ बल लग रहा है, उस बल के कारण स्प्रिंग जो कार्य कर रहा है, उस कार्य में क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रह रही है, और इसलिए जो है यहाँ पर जो बल लग रहा है प्रत्यानयन बल या प्रत्यास्थ बल, ये कौन सा बल हो गया, ये हो गया संरक्षी बल। ऐसे ही वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ये क्या है, ये भी संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल के उदाहरण है ये। संरक्षी बल की परिभाषा हम एक दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं
कि यदि किसी कण पर संरक्षी बल कार्य कर रहा है तो जो कण की यदि किसी कण पर संरक्षी बल कार्य कर रहा है तो कण द्वारा चक्रीय पथ में किया गया कार्य, वो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कि यदि किसी कण पर संरक्षी बल लग रहा है तो कण द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे माना कोई कण अभी स्थिति ए में है, अभी थोड़ी देर में कण स्थिति बी में विस्थापित की जाती है, कि किसी कण को संरक्षी बलों के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कब? जब इस पे संरक्षी बल लग रहे होंगे। तो संरक्षी बल जब किसी कण पर आरोपित होते हैं तो उस स्थिति में कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कण यहाँ पर था ए बिंदु पे, इसको फिर बी पे अगर हम ए से बी स्थिति में पहुंचा रहे हैं तो माना हम इसको पहले ए से बी तक पहुंचाने के लिए हम पथ 1 का उपयोग करते हैं। ये पथ 1 है। ठीक है, इसका मतलब कि हम किसी विशेष विधि के द्वारा हम ए से बी तक कण को क्या विस्थापित कर रहे हैं, या जैसे हम ये कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल का और ले लेता हूं मैं। जैसे ये पिस्टन है, ये कोई गैस है। अगर हम इस पिस्टन को दबा दें, दबा के हम इस पिस्टन को यहां लागे, पहले गैस का आयतन था V2, जब हम पिस्टन को यहां पर लागे नई स्थिति में दबा दिया हमने, तो अब गैस का आयतन हो गया V1, संपीड़ित कर दिया। तो ये गैस का प्रारंभिक आयतन था। अब गैस को संपीड़ित कर दिया तो इसका नया आयतन, बाद का आयतन ये हो गया। तो इस दौरान आयतन में परिवर्तन ये हो गया डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2, और यहां पर बल्कि बाद का आयतन V1 माइनस V2 ये आ गया इसमें। तो यहां पर माना दाब यहां पर कितना दाब आरोपित किया गया? P दाब आरोपित किया गया। P दाब आरोपित करने पे इसका आयतन V2 से बदलकर V1 हो गया जब संपीड़ित किया। तो संपीड़न में किया गया कार्य कितना होगा? गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, तो वो कार्य माना W1 है तो वो आएगा P इंटू डेल्टा V। ये कार्य का सूत्र है, दाब इंटू आयतन परिवर्तन, ये कार्य का सूत्र होता है। तो गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य आ गया P इंटू V1 माइनस V2। अब यहां पर अगर हम इसी गैस को पुनः इसका प्रसार कर दें कि नहीं, पहले इसका आयतन हो गया V1, अब हम इसका आयतन V1 से पुनः V2 कर रहे हैं, यानी गैस का प्रसार कर रहे हैं। तो गैस का देखिए इसमें क्या हुआ, पहले गैस का आयतन था V2 से गैस को संपीड़ित किया तो इसका आयतन कर दिया V1, दबा दिया गैस को। अब इसका पुनः प्रसार कर रहे हैं, प्रसार करके गैस का आयतन V1 से पुनः V2 कर रहे हैं। तो यदि हम गैस का पुनः प्रसार करें और इसका आयतन V1 से V2 कर दें तो गैस का आयतन V1 से V2 करने में किया गया कार्य, यानी गैस का प्रसार करने में किया गया कार्य, उस स्थिति में आयतन में परिवर्तन क्या होगा? बाद का आयतन हो जाएगा V2, पहले का आयतन क्या हो जाएगा? V1। ठीक है, नई स्थिति में
गैस का आयतन क्या हो गया, पहले ये यहां पर थी गैस, इसका आयतन था यहां से लेके यहां तक, ये गैस का आयतन था V1। अब हमने इसका पिस्टन खींच दिया ऊपर की ओर, तो अब इसका नया आयतन क्या हो गया, V2 हो गया ये वाला। ठीक है, तो प्रारंभिक आयतन यहां पर क्या माना जाएगा, प्रारंभिक आयतन V1 और बाद का आयतन क्या माना जाएगा, V2। तो आयतन में परिवर्तन हो गया V2 माइनस V1। ऐसी स्थिति में आयतन परिवर्तन करने में क्या गया कार्य, ये कह सकते हैं गैस का प्रसार करने में क्या गया कार्य, वो होगा P इंटू डेल्टा V। माना दाब तब भी P डाला गया, तो उस स्थिति में यहां पर ये हो जाएगा V2 माइनस V1, डेल्टा V का मान आ गया। दोनों दशाओं में हम ये देख रहे हैं, इस कार्य को हम W2 मान देते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि W1 का जो मान आया, W1 का मान P इंटू डेल्टा V, ये आया माइनस, ये आ गया P V1 माइनस V2, और W2 का मान ये आ गया। अगर हम यहाँ पे W1 प्लस W2 देखें तो W1 प्लस W2 ये आ जाएगा 0। तो संरक्षित बलों के अंतर्गत किया गया कुल कार्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अर्थात गैस का आयतन पहले V2 था, उसको दबाया V1 कर दिया, फिर उसका प्रसार करके फिर क्या किया, आयतन V1 से V2 कर दिया, तो गैस को संपीड़ित किया, फिर पुनः उसका प्रसार किया। तो ऐसी स्थिति में किया गया कुल कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये भी एक चक्रीय प्रक्रम है। तो इस दौरान जो बल लग रहा है, दाब के द्वारा जो बल लग रहा होगा गैस पर, वो भी कौन सा बल है, संरक्षित बल। इसको हम ऐसे ही समझा सकते हैं कि माना कोई कण A से B स्थिति तक पथ A के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, W1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन, माना यहां से यहां जो बल लग रहा है, ये पथ A के लिए है इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा FAB इंटू DR। यहां से यहां तक का विस्थापन माना अल्प विस्थापन, यहां से यहां तक की सिस्टम अल्प विस्थापन क्या है, DR। ठीक है, तो यहां पर यह कार्य हो गया कि किसी कण को A से B स्थिति तक पथ A के द्वारा पहुंचाने में किया गया कार्य ये है। अगर इस पे संरक्षित बल लग रहे माना, अब इसी कण को B से पुनः A तक लागे, ये यानी कण पुनः B से A तक जब आया होगा तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। ठीक है, तो B से A तक आने के दौरान किया गया कार्य क्या होगा, तो B से A तक आने के दौरान किया गया कार्य, ये पथ 2 है माना, ये आ जाएगा FBA, यानी B से A के दौरान लगने वाला बल और ये अल्प विस्थापन, ये कार्य का सूत्र हो गया। तो यहां पर अगर हम इन दोनों को जोड़ें कि इस चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम का मतलब कि जब कोई कण या कोई पिंड विभिन्न स्थितियों से होता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है, तो यह प्रक्रम या यह प्रोसेस क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो यहां से कण A से B पे गया, फिर B से पुनः A पर आ गया, अंत में A पे आ गया, तो चक्रीय प्रक्रम है। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या गया कार्य, इस चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। तो यहां पर W बराबर W1 का मान हम रख देंगे FAB DR प्लस W2 का मान FBA DR। तो यहां पर तो ये वाला मैंने यहां पर रखा, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां जाने में जो बल लगा होगा उसके ठीक विपरीत बल यहां से वापस आने में लगा होगा। यानी अगर FAB को अगर हम प्लस ले रहे हैं तो FBA को हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर FAB A से B तक जाने के दौरान बल है, और ये जो
बी ए है ये इसके नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं पर एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया में हैं, इसलिए इनको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पर आ जाएगा W बराबर, इसको हम लिख सकते हैं F ए बी डी आर, इसको ऐसे नोट कर दिया। और यहां पर एफ बी ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, इससे एफ बी ए का मान आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ए बी, क्योंकि दोनों विपरीत प्रक्रियाओं में लगे हुए बल हैं। तो यहां पर एफ बी ए के स्थान पर हम लिख देंगे माइनस एफ ए बी, इसको मैं माइनस कर दे रहा हूं, प्लस माइनस का माइनस एफ ए बी और ये डी आर। ठीक है, यहां पर ये पथ 1 था, ये पथ 2 था, पथ ए के दौरान लगने वाला बल, ये पथ बी के दौरान लगने वाला बल। पर क्योंकि ये संरक्षी बल है अतः ये पथों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए यहां पर पथ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, विपरीत चिन्ह के हैं, तो ये आ गया टोटल 0, W बराबर 0। तो यानी यदि किसी कण पर संरक्षी बल कार्य कर रहे हैं तो कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य 0 होता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में संरक्षी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य 0 होता है। या ये कह दीजिए कि यदि किसी कण पर कोई संरक्षी बल आरोपित है तो कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जब भी कण पर संरक्षी बल आरोपित होंगे तो कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहां से यहां विस्थापित करो, चाहे यहां से यहां विस्थापित कर दो, दोनों दिशाओं में किया गया जो लगाया जो बल होगा वो इस पथ पे निर्भर नहीं करेगा। अब इसके बाद यहां पे असंरक्षी बल। एक चीज और, संरक्षी बल को अगर हम F से प्रकट करें तो संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेड के बराबर होता है, या ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख दो, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। और ये यदि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U है तो और उस कण पर संरक्षी बल F लग रहा है तो इनके बीच का संबंध क्या कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। यदि कण एक ही दिशा में गति कर रहा है, x अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो तब इसका मान आ जाएगा कि x अक्ष की दिशा में लगने वाला संरक्षी बल Fx बराबर क्या हो जाएगा, केवल तब ये टर्म आएगा डेल u अपॉन डेल x। और अगर तीनों दिशाओं में गति हो रही है तो संरक्षी बल बराबर हो जाएगा F बराबर हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल जेड। अब यहां पर तो संरक्षी बल के उदाहरण क्या होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, प्रत्यास्थ बल, प्रत्यानयन बल, वैद्युत बल, चाहे स्थिर वैद्युत बल कह दीजिए, चाहे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सभी क्या हैं, ये संरक्षी बल है। असंरक्षी बल किसे कहेंगे, असंरक्षी बल वह बल होता है जो किसी कण पर जब आरोपित हो तो कण द्वारा किए गए कार्य में उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है।
असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि जब किसी कण पर ऐसा ही बल आरोपित हो कि चक्रीय प्रक्रम के दौरान कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाए। यदि किसी कण पर ऐसे बल आरोपित हो या कण ऐसे बलों के अंतर्गत कार्य कर रहा हो कि चक्रीय प्रक्रम में उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे बलों को हम असंरक्षी बल कहते हैं। और इन बलों के अंतर्गत क्या होता है, कण की चक्रीय प्रक्रम में कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो यदि किसी कण पर ऐसे बल कार्य कर रहे हों जिनके द्वारा चक्रीय प्रक्रम में कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे बलों को हम असंरक्षी बल कहते हैं। और असंरक्षी बल के जो उदाहरण हैं वो हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, श्यान बल, ये क्या है, ये असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के उदाहरण हैं। तो और इसमें एक चीज और होगी कि जब असंरक्षी बल किसी कण पर कार्य कर रहे होंगे तो कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, जैसे यहां से अभी हमने एक चित्र बनाया था कि ये कण ए से बी तक विस्थापित किया गया, तो इस दौरान अगर यहां पर कण पर असंरक्षी बल लग रहे हैं तो यहां पर ए से बी तक विस्थापित होने के दौरान जो कार्य किया जाएगा वो कार्य यहां पर पथ पर निर्भर करेगा। जबकि संरक्षी बलों में क्या होता है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो असंरक्षी बल जब किसी कण पर कार्य करता है तो कण को विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, और असंरक्षी बल द्वारा चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य शून्य नहीं होता है। ये असंरक्षी बल के बारे में है, उदाहरण होंगे इसके उदाहरण हैं घर्षण बल और श्यान बल। तो आज हमने इसमें संरक्षी बल और असंरक्षी बल पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। थैंक यू।